लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में? हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, और उसका पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया था। इसी तरह से एक और मशीन होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक्स पहले जो ट्रेन्स वगैरह में इस तरह के ब्रेक जो है यूज़ किए जाते थे, जिन्हें न्यूमेटिक ब्रेक भी बोलते हैं। उसमें फ्लूइड की जगह क्या एयर यूज़ की जाती थी, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करते हैं? देखिए, इसका बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। एक ट्यूब होती है, ठीक, एक और यहाँ पर ट्यूब है इस तरह से, ठीक है। चलिए इस तरह से एक ट्यूब ले लेते हैं, एक और, इसको यहाँ रखते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ। इस तरह की एक ट्यूब है, और ये किसके साथ कनेक्ट है? ये आगे एक तरह के सिलेंडर के साथ कनेक्ट है। इसमें यहाँ जो है, यहाँ एक सिलेंडर जो है कनेक्ट है, ठीक है। और इस सिलेंडर में क्या लग रहा है? इस सिलेंडर में पिस्टन जो है लगा हुआ है, ठीक। और इसके अंदर इसका जो अटैचमेंट है वो एक और इस तरह के पिस्टन के साथ हो रखा है। ऑलराइट, ठीक है। ये थोड़ा ठीक नहीं बना है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके जो हैं व्हील हैं इस तरह से, ठीक है। और एक और व्हील है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके इसे हम यहाँ रखेंगे इसी के ऊपर, और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, ये तो ये व्हील है आपका, और इस तरह से, और ये जो अटैचमेंट है यहाँ पर, ये कनेक्टेड है एक तरह के डिवाइस से, जो मतलब जिसे हम ब्रेक कह रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से अटैच है यहाँ पर। सही है, आप इसको इस तरह से समझ लें कि इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक। और ये बाहर की तरफ आपका व्हील है, और ये जो है ये यहाँ पैडल से अटैच है, इधर साइड ये पैडल से अटैच है। अब होगा क्या इसके अंदर? अच्छा, ये जो कनेक्शन है अगले वाला, ये दूसरे व्हील को चला जाता है टू अदर व्हील, और आगे भी सेम इसी तरह का अटैचमेंट यहाँ रहता है। क्लियर है? तो होगा क्या, इस ट्यूब के अंदर हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा रहेगा, ठीक है। इनके अंदर क्या रहेगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा रहेगा इसके अंदर, यहाँ पर ये भी। और जब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा रहेगा, और हम इस पॉइंट पर जब यहाँ पर हमने प्रेशर अप्लाई किया P,
तो ये प्रेशर सभी भागों में बराबर जो है चला जाएगा, और जब ये चला जाएगा तो ये इस पिस्टन को बाहर की तरफ दबाएगा, और जब ये बाहर की तरफ दबाता है तो ये हमारे व्हील पर एक ब्रेक अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करेगा? ब्रेक। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रेशर अप्लाई किया, ये तो पैडल है, ये पैडल है, और ये हमारा ट्यूब है। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं दिस इज ट्यूब। और इसके बाद ये जो पिस्टन्स हैं P1 और P2 जो इनका मोशन बाहर की तरफ होगा, और ये स्प्रिंग है जो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है या रीस्टोरिंग मूवमेंट इसको देती है। जो हमने प्रेशर अप्लाई किया ये बाहर की तरफ दबेगा, और ये स्प्रिंग बाद में जब से ही हम रिलीज़ करेंगे ये वापस से इसको प्रीवियस पोजीशन में ले आएगा। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है। अगर हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इसके लिए क्या है, इसके पास एक मास्टर सिलेंडर है। क्या है? एक मास्टर सिलेंडर। और मास्टर सिलेंडर कौन सा है इसका? इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर M, जिसमें ये फ्लूइड पड़ा रहता है, भरा रहता है, और यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये दबता है। कौन सा होता है? मास्टर सिलेंडर M। और ये किसके साथ रहता है? अटैच्ड विद ब्रेक, जो है ब्रेक पिस्टन बोल रहे हैं या पैडल बोल लेते हैं इसको। ठीक है, अटैच्ड विद ब्रेक पैडल। और ये जो फ्लूइड भरा रहता है, ये जो फ्लूइड यहाँ हम देख रहे हैं, ये जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, ये है ब्रेक फ्लूइड। और ये एक तरह का इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो जो मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर M, ये रहता है फिल्ड विद इनकम्प्रेसिबल ब्रेक फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल ब्रेक फ्लूइड। ठीक है, ताकि हमारा प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा भी है कि जो हमारा फ्लूइड होना चाहिए, जो भी फ्लूइड भरा हो, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। वो किस लिए? अब देखिए, मैंने आपको बता दिया था जो लिक्विड है ना, जितने भी लिक्विड हैं ये अधिकतर इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करें तो उसमें गैस भी इंक्लूड, तो गैस जो है वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होती, वो कंप्रेसिबल होती हैं। तो इनकम्प्रेसिबल गैस की अगर हम बात करें तो वो पहले से ही कंप्रेस्ड होगी कि उससे ज़्यादा उसे कंप्रेस ना किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा तो क्या होगा, आपने उसको दबाया वो यहीं दब जाएगा, तो जितना प्रेशर यहाँ है उतना यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसीलिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये जो पिस्टन होता है, ये तो पैडल है P, तो इस पिस्टन को भी हमने कोई नाम दे दिया। सपोज कीजिए इसको भी PM बोला, तो जो PM है इसको हमने मास्टर पिस्टन बोल दिया। चलिए, मास्टर पिस्टन जो कि मास्टर सिलेंडर के साथ अटैच रहता है, अटैच्ड विद मास्टर सिलेंडर। ऑलराइट, इसके बाद दूसरी क्या चीज़ है? दूसरा है कि ये इस तरह से व्हील से जो कनेक्टेड है, पिस्टन P1 एंड P2, पिस्टन P1 एंड P2, ये पिस्टन है किसमें? अटैच्ड विद सिलेंडर। ठीक है, अटैच्ड विद सिलेंडर,
कनेक्टेड टू व्हील, कनेक्टेड टू व्हील, जो व्हील्स के साथ कनेक्ट है, और एक स्प्रिंग। तीसरा क्या है? स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग एस है, ठीक है, जो स्प्रिंग है एस, वो किसके साथ कनेक्ट रहती है? कनेक्टेड विद ब्रेक शू। देखिए इन्हें ब्रेक शू बोलते हैं, ये जो है ना, ये इसको ब्रेक शू बोलते हैं। चलिए इसे S1 और इसे S2 बोल देते हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग जो है ये S है हमारी, ब्रेक शू। ब्रेक शू आपको पता होगा, आपने कभी अगर बाइक वगैरह या गाड़ी में देखा होगा, ब्रेक के ये ब्रेक शू घिस जाते हैं, ठीक है। साइकिल में भी वो लगा रहता है ब्रेक शू, ब्लैक कलर का, जो पहिए के साथ अटैच रहता है, जो दबाता है उसको, उसी को ब्रेक शू बोलते हैं। तो ये ब्रेक शू है, ब्रेक शू के साथ ये स्प्रिंग अटैच रहेगी। दिस इज कनेक्टेड विद ब्रेक शू S1 एंड S2। ऑलराइट, तो ये हमारा इसमें मेनली इसकी कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो इस तरह की हैं। और बाकी यहाँ पर आप कहते कि एक लीवर लगा हुआ है, लीवर मतलब जो इसको आगे पीछे मोशन देता है, इसकी मोशन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह के भी पार्ट हैं, बट इतने हमने छोटे छोटे पार्ट को इंक्लूड नहीं किया। ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने हाइड्रोलिक ब्रेक का बताया। ऑलराइट, अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो इसकी वर्किंग जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, व्हेन force is applied to brake pedal, जब फोर्स अप्लाई होगा ब्रेक पैडल पे तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है P, देन द प्रेशर इज डेवलप्ड एट, या हम लिख सकते हैं इन द मास्टर सिलेंडर। सही है, मास्टर सिलेंडर के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है P। और जैसा कि पास्कल ने बोला, एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, क्या होता है कि ये प्रेशर सभी पार्ट में बराबर ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी ये P यहाँ पर भी होगा और ये P आगे भी बराबर चला जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड equally to all parts of fluid। तो जैसे वो बराबर शिफ्ट होता है, सो दिस प्रेशर, कौन सा प्रेशर? जो मास्टर सिलेंडर में डेवलप हुआ है P प्रेशर, दिस प्रेशर P ट्रांसमिटेड टू द सेकेंडरी पिस्टन बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है, या तो सेकेंडरी पिस्टन बोल लीजिए, टू द सेकेंडरी पिस्टन्स P1 एंड P2। सही है, सो ड्यू टू दिस प्रेशर these piston moves outward, तो इस पिस्टन की वजह से क्या होगा? देखिए ये यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा तो ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ चलेंगे, ये इधर साइड में चलेगा और ये इस साइड में चलेगा, और जब ये इस साइड में चलेगा तो इनका मूवमेंट बाहर की तरफ होगा और ये व्हील को दबाएंगे। सो द ब्रेक इज अप्लाइड, ठीक है, टू द व्हील। तो ये इसकी वर्किंग है, बहुत छोटी सी वर्किंग है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं पिस्टन को तो स्प्रिंग की वजह से ये हमारे जो शू हैं वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये हमारी
वर्किंग है किसकी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स की। तो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए और हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा है नहीं। और ये क्या है, ये एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ये इस लॉ के एप्लीकेशन थे। ठीक है, और भी जितनी भी हाइड्रोलिक मशीनें हैं, ठीक है, ये सब क्या है, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। पास्कल लॉ पर जो भी काम करती हैं चीज़ें वो सब इसके एप्लीकेशन है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो देखिए स्फीयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। देखिए हमारी जो अर्थ है, हमारे जो अर्थ है, चलिए अर्थ बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल ब्रेनियक एजुकेशन फिज़िक्स में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक के पार्ट 3, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो किया है उससे आगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोरेसली एक्सपेरिमेंट के बारे में, टोरेसली एक्सपेरिमेंट के बारे में, टोरेसली एक्सपेरिमेंट। अभी देखिए टोरेसली एक्सपेरिमेंट क्या है। टोरेसली ने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा था। तो इसने क्या किया था, टोरेसली एक्सपेरिमेंट, बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, by using this experiment Torricelli measured the value of atmospheric pressure, atmospheric pressure उसने नापा था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था, टोरेसली ने क्या किया, उसने एक बीकर लिया। ठीक है, तो चलिए हम एक बीकर ले लेते हैं। एक बीकर लिया उसने इस तरह का, ज़्यादा बड़ा बीकर नहीं है, नॉर्मल सा बीकर है। ठीक है, एक नॉर्मल सा हमने एक बीकर ले लिया और इसमें हमने क्या कर लिया, एक फ्लूइड भर लिया। और ये फ्लूइड उसने क्या भरा, उसने इसमें मरकरी को भरा था। ठीक है, किसको भरा, मरकरी। तो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें मरकरी को फिल कर लेते हैं। चलिए ये लीजिए, हमने यहाँ पर इसके अंदर मरकरी लिक्विड को भर लिया है। अच्छा, अब टोरेसली ने क्या किया, उसने एक और ट्यूब ली। ठीक है, उसने क्या किया, एक ट्यूब ली इस तरह की और इसके अंदर भी उसने मरकरी फिल कर लिया। पूरा ऊपर तक उसने इस तरह से मरकरी फिल कर लिया इस ट्यूब को। अब उसने इस ट्यूब को अंगूठे से दबाया, या इसको हमने दबाया, इस पॉइंट पर हमने इसको दबाया यहाँ पर, और इसको इसमें उल्टा करके रख दिया। ठीक है, जब इसमें उल्टा करके रखा इस तरह से, तो देखिए क्या होगा, इसमें ये भरा हुआ था मरकरी और अभी तक उसने इसको अंगूठे से दबा के रखा हुआ था, यहाँ पर ये दबा हुआ था। और बाद में
इस बीकर के अंदर इसको उल्टा करके उसने रखा और यहाँ से इसको खोल दिया। ठीक है, ये जो हमारा था पॉइंट, इसको उसने वापस से ओपन कर दिया। तो देखिए होगा क्या, इससे होगा ये कि धीरे धीरे ये खाली होने लगेगा। ठीक है, ये मरकरी धीरे धीरे इसमें गिरने लगेगा। तो मरकरी का लेवल फिर सपोज करिए इतना हो जाएगा और मरकरी गिरने लगेगा। अब मरकरी क्यों गिरता है, सबसे पहली बात है ये वाली कि ये कोई भी चीज़ है, अगर हम एक ट्यूब को भरें और वो नीचे अगर जा रही है तो वो क्यों गिरता है। सपोज करिए अपने वेट की वजह से, अपने प्रेशर की वजह से, जो यहाँ पर उसका वेट होगा वो वेट, और जो इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा P, सपोज करिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये नीचे आने लगेगा, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा और ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो अगर ऊपर वाला प्रेशर नीचे वाले प्रेशर से ज़्यादा है तो ये नीचे आने लगेगा, और ऐसा ही होता है। सवाल ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर है, इस पॉइंट पर प्रेशर किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए एक बार फिर से इसको हम बना लेते हैं इस तरह का एक बीकर हमने बना लिया। ठीक है, एक हमने बीकर बना दिया, इसमें हमने ये लिक्विड भर दिया। ऑल राइट, अब ये लिक्विड हमने इसके अंदर भर दिया है, तो क्या होगा। अब देखिए प्रेशर किस तरह से काम करता है। हमने देखा, सपोज करिए हम इस लेवल तक यहाँ पर ये रख रहे हैं, जो हमारी ट्यूब है इसको हमने इस लेवल तक रखा है यहाँ पर, इसके अंदर भी हमारा ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, तो देखिए प्रेशर कैसे लगेगा। नीचे जो प्रेशर लग रहा है, सपोज करिए इसको PB बोलते हैं, ये पॉइंट B है और यहाँ ये पॉइंट A है। तो क्या होगा, ये पानी इस पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब सपोज करिए यहाँ पर, क्योंकि इस प्रेशर अपने हाइट पर डिपेंड करता है, इसकी जो हाइट है ये अभी ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर जो लगेगा, सपोज करिए PA बोला, तो ये हो जाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी ट्यूब है वो होने लगेगी खाली। और सपोज़ करिए हमारी ट्यूब यहाँ तक खाली हुई, तो हमने कहा कि भाई अब इस पॉइंट का प्रेशर और नीचे से लगने वाला जो प्रेशर है ये हो गया बराबर, तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। जब इस पॉइंट में कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इस पॉइंट पर यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर है। तो देखिए अब अगर हम बोलें कि मेनली अगर इस पॉइंट पर तो प्रेशर सेम था, तो फिर ये दबा कौन इसको रहा था, यानी कि अब क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि अब इसका प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से यहाँ से लग रहा है ये बराबर हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब जो इसमें फ्लूइड है इसका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कैसे, कि ओनली यही तो प्रेशर था जो इसे यहाँ से दबा रहा था, यही प्रेशर ही तो यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, अब हमने देखिए हाइट जो है इतनी ज़्यादा नहीं ली है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर इसमें यहाँ पर ये जो H है इसका भी तो आएगा ρGH। ठीक है, प्रेशर जो है प्रेशर फ्लूइड का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये जो हाइट है ये इतनी ज़्यादा नहीं ली है यहाँ पर, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप रहे हैं, तो हमारा ये जो H का लेवल है ये इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ इसको हम इसीलिए हमने चौड़ा भी कर लिया है और इसमें पानी इतना ज़्यादा नहीं लिया है, तो ये छोटा सा गैप है, इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर ये जो प्रेशर यहाँ इसको रोक के रख रहा है, तो ये कौन है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये यहाँ से इसको दबाता है, यही प्रेशर ट्रांसफ़र होता है इस पॉइंट पर P अकॉर्डिंग टू पास्कल। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर आया, और क्योंकि अभी इसमें पूरा भरा हुआ था ρGH, इसका प्रेशर ज़्यादा था, और जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो इसमें से पानी गिरना बंद हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो लेवल है, सपोज ये लेवल लिया हमने और
ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जो ट्यूब रखी थी, जो हमने ट्यूब रखी थी यहाँ पर, ठीक है, ये जो ट्यूब थी हमारी, सपोज करिए ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये लिक्विड यहाँ तक आ गया, तो हम कहेंगे अब ये गिरना बंद हो गया है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। सपोज़ करिए आपके पास एक ट्यूब है इस तरह से, है ना, और यहाँ से आपने पानी बाहर भेजा। तो पहली बात ये कि दो चीज़ होंगी, अगर ये सेम लेवल पर है, बिल्कुल सेम लेवल पर, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, और पानी रेस्ट में है इधर, तो कभी भी पानी इसमें से इसमें अपने आप नहीं जाएगा। या वो अलग बात है कि आपके पानी में वेलोसिटी है और इससे वो अंदर एंटर करके, अगर पानी रेस्ट में है यहाँ पर और उसके आगे आप इस तरह से पाइप लगा दें, तो कभी भी पानी इधर जाएगा नहीं। पानी कब इधर जाएगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा, इधर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ए है, ये बी है, तो प्रेशर जिस साइड से ज़्यादा होगा उस तरफ पानी फ्लो होगा। पानी प्रेशर जिधर ज़्यादा होगा उससे लो प्रेशर की तरफ हमेशा पानी हो या फ्लूइड हो वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये पहले ऊपर से नीचे चल रहा था, इस केस में हमने देखा ये पूरा भरा हुआ था, ये इसका प्रेशर ज़्यादा था, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से लग रहा है ये कम था, ठीक है। तो ये कम था तो ये नीचे गिरने लगा। अब हमें पता है हाइट रो जी एच, इसकी हाइट हो गई अब कम। अब ये जो पॉइंट है ए और इस पॉइंट बी, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई जितना अब इसका प्रेशर है इस नली में, जितना प्रेशर है इस ट्यूब में, इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हम अगर इसको नाप लें तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चल जाएगा। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें उसने हमेशा देखा, उसने इसको किससे भरा था, मरकरी से। ये जो है ये क्या है हमारा, ये है मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है काफ़ी डेंस होता है, सबसे ज़्यादा डेंस लिक्विड होता है मरकरी, सही है। और हमेशा उसने ये देखा कि जब भी ये हाइट यहाँ पर रही, ठीक है, ये हमेशा 76 सेंटीमीटर रही। ये जो मरकरी का जो हाइट है ट्यूब के अंदर, ये हमेशा 76 सेंटीमीटर रही, और हर कंडीशन में ये 76 रही। तो हर कंडीशन कैसे, सीधा करके भी, और कुछ कंडीशन में उसने क्या किया, उसने इस ट्यूब को तिरछा भी करके देख लिया, ठीक है। क्या किया उसने, इस ट्यूब को इस तरह से तिरछा भी करके देखा, इस तरह से इसको तिरछा भी किया, तब भी ये जो हाइट है, ये जो तब भी ये जो हाइट थी ये कितनी रह गई थी, ये हाइट 76 सेंटीमीटर ही थी इस हाइट से। इस केस में भी ये पानी के लेवल से, इस लेवल से 76 सेंटीमीटर थी, और इस केस में भी ये 76 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ से उसने ये कहा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 76 सेंटीमीटर हाइट के बराबर होगा, किसकी, ऑफ मरकरी कॉलम के, मरकरी कॉलम के 76 सेंटीमीटर हाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देखिए, तो जो होगा ना, क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by the vertical column of mercury, ठीक है, in the tube above the free surface
above the free surface of mercury in the trough. Measure the atmospheric pressure. Measure the atmospheric pressure. ठीक है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा जो इसके द्वारा लगाया गया है इस कॉलम में, ये किसके बराबर होगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप रहा है और हम यहाँ पे इसने बोला मीजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हम ये कह सकते हैं ये इक्वल होगा। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ट्यूब इक्वल होगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को नाप लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, स्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा? वो होगा रो जी एच। ठीक है, और जो रो है वो किसका होगा? मरकरी का। कितना होता है? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ऑलराइट, इतना होगा। जी की वैल्यू जो होगी वो होगी 9.8, और हाइट जो है वो है हमारी 76 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम, तो कितना आएगा? ये आएगा 0.76 मीटर। ऑलराइट, तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो कितना हो जाएगा? रो जी एच यानी कि 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी यानी 9.8 इंटू 0.76। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2, या हम इसको बोल सकते हैं और पास्कल। ठीक है, तो जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑलराइट, इतना होता है। तो ये किसने नापा? ये मीज़र हुआ, यह measured by the torusely measured by the torusely experiment। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर की। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की यानी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की हाइट है कितनी? चलिए इसकी हाइट को एक बार ज़रा देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है क्या कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसके चारों तरफ हमें क्या मिलता है? उसके चारों तरफ हमें मिलता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम इसके चारों तरफ क्या बना लेते हैं? एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसके चारों तरफ क्या बनाया? एटमॉस्फेयर बना लिया। पता नहीं क्या बन रहा है। इसके चारों तरफ हमने ये एटमॉस्फेयर एक क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी दूर तक फैला हुआ है, इसकी हाइट कितनी है?
तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से लेके ये है हाइट। तो एग्जैक्ट हाइट कैसे निकालें? तो हमें पता है कि जो हाइट है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है, प्रेशर जो है हाइट पर डिपेंड करता है। तो हमने निकाला पी एटमॉस्फेयर भी किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होगा। तो हमने देखा कि यहाँ सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो हमने अभी टॉरेसल एक्सपेरिमेंट से निकाला है। कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। देखिए ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये प्रेशर की वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो एक तरह से जर्नल नॉलेज में भी आती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो सरफेस पर है जो टेम्परेचर है, वो सॉरी प्रेशर है, वो इतना है, कितना है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑलराइट, और जो हमारा रो है, यानी कि हम माने कि एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम यूनिफॉर्म डेंसिटी मान लें, तो हम क्या मान रहे हैं, वी कंसिडर दैट द एयर ऑफ atmosphere has uniform density। तो कितनी होती है वो, हमने माना रो इज इक्वल टू 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बात यहाँ पर कंफर्म कर दूँ कि जो डेंसिटी है ना एयर की, वो कभी भी यूनिफॉर्म होती नहीं है, वो घटती रहती है। सही है, यहाँ पर आपको जैसे जाएंगे नीचे हैं या कहीं पर है हवा बहुत हल्की या कहीं गर्मी है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। ऊपर जाने पर ये डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, चाहिए, तो जो पार्टिकल्स हैं कहाँ पर ज़्यादा डेंस हैं कहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं, ऐसा हमने कंसिडर किया है, लेकिन यूनिफॉर्म एटमॉस्फेयर कभी नहीं होता। ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर जितना आपको यहाँ मिलेगा इतना ऊपर नहीं मिलेगा, ऊपर डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए हमने मान लिया है। ठीक है, तो अब हमें जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 9.8। ऑलराइट, अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें, इस फर्स्ट वैल्यू में रखें, तो बी ए इज इक्वल टू कितना 1.013 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू रो की वैल्यू है 1.3 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 इंटू हाइट हमें मेज़र करनी है। तो जो यहाँ से हाइट निकल के आएगी वो आएगी 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन में 1.3 इंटू 9.8। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट क्या आएगा 7951 मीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 8 किलोमीटर अप्रॉक्स। सही है, अप्रॉक्स 8 किलोमीटर लिख सकते हैं। बट तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना है 8 किलोमीटर तक आया, बट कंडीशन ये है भैया कि जो डेंसिटी है यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म ले ली है, जो होती नहीं है। बट द, तो हम यहाँ लिखेंगे बट द डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, अर्थ की डेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। सही है, तो एटमॉस्फेयर एयर की जो डेंसिटी है डिक्रीज विद द हाइट। So as we know in actual practice the density of air decreases with the height। ठीक है, डिक्रीजेज विद द हाइट। और क्या होता है, ये हाफ हो जाती है, इट बिकम्स हाफ एट 6 किलोमीटर हाइट। ठीक है, 6 किलोमीटर पर ये आधी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 12 किलोमीटर पर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 6 किलोमीटर पर आधी हो गई तो ऐसा नहीं है कि आप कहने लगो कि 12 किलोमीटर पर ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है, धीरे धीरे घटती है। और 1/4 होती है एट द हाइट ऑफ 12 किलोमीटर। सही है,
तो यहाँ तक आधी घट गई और उसके बाद एक चौथाई हिस्सा घटा, और उसके बाद above 25 किलोमीटर, above 25 किलोमीटर the density of air become 1/20th टाइम। सही है, कितनी हो जाती है? 1/20th टाइम हो जाती है ऑफ इट्स वैल्यू एट सी लेवल। ठीक है, सी लेवल के 1/20th टाइम हो जाती है। तो हमने देखा अगर हम ये वैल्यू निकालें तो बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरा, एक तो ये डेंसिटी, दूसरा भैया ये जो जी है ना, स्मॉल जी, एंड द वैल्यू ऑफ जी ये भी टाइम के साथ ये भी हाइट के साथ घटता रहता है, तो ऑल्सो डिक्रीजेज विद हाइट। सही है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या बोलते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to find the actual height of atmosphere. Find the actual height of atmosphere. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की हम एक्चुअल हाइट नहीं फाइंड कर पाएंगे बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ अप्रॉक्स वैल्यू मान लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमने क्या मान लिया है कि जो हाइट है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो 400 किलोमीटर तक ही है लगभग। ठीक है, क्या मान लिया है हमने? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमने मान लिया है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी कंसिडर that the height of atmosphere is near 400 किलोमीटर, और यहाँ तक कि 50 किलोमीटर से ऊपर हम 1% मानते हैं कि एयर जो है रह गई है, यानी कि 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, बट एंड only 1% of air remaining above 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 50 किलोमीटर से ऊपर जाने पे हम ओनली 1% ऑफ एयर रिमेन करेगी। तो जो हमारे ये जो 8 निकल के आया था ना, ये जो हमने निकाला 8, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये ना तो हम लेते हैं, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है एयर की वो धीरे धीरे कम होने लगती है, साथ में जी की वैल्यू भी कम होने लगती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमने मान लिया कि जो वैल्यू है किसकी, एटमॉस्फेयर की, वो 400 किलोमीटर तक की हाइट तक रहता है, और 50 किलोमीटर से ऊपर 1% ही जो है हमारी एयर बचती है। तो ये हमारी एटमॉस्फेरिक हाइट है। तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर कोई बोलता है तो आप बोल सकते हो कि लगभग 400 किलोमीटर की हाइट रखता है एटमॉस्फेयर। पर ऐसा नहीं है 400 किलोमीटर ऊपर जाकर आप नॉर्मल सांस नहीं ले सकते वहाँ पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एयर ही नहीं बचेगी इतने हाइट पे। बाकी हाफ़ कितने पे हो जाती है? 6 किलोमीटर पर हाफ़ हो जाती है एयर डेंसिटी। उसके बाद 12 किलोमीटर पर चौथाई रह जाती है, 1/4। एंड व्हेन यू गो अप about 25 किलोमीटर, द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम 1/20th टाइम ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ सी लेवल। ऑलराइट, तो ये होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता ही है कितना, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके बाद है मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो आपको गेज प्रेशर मैं पीछे भी बता चुका हूँ। एक ट्यूब आती है, मैं देख लो, मैनोमीटर ट्यूब बोलते हैं इसको, सही ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसको। वैसे ये मैं आपको पीछे जब मैंने बताया था ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस विद द डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के साथ प्रेशर डिफरेंस कैसे बढ़ता है, तो
उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी गेज प्रेशर क्या होता है। वैसे गेज प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम माइनस करते हैं टोटल प्रेशर में से, तो जो खाली प्रेशर बचता है दैट इज़ गेज प्रेशर। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस हम यहाँ देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस का मेजरमेंट चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेटा मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। ऑलराइट, देखिए कैसा होता है, चलिए बना लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक इस तरह की ट्यूब, पता नहीं क्या बन जाता है यार। ठीक है, ये इस तरह की हमने एक ट्यूब ले ली, यू शेप ट्यूब, और हमने इसमें पानी भर लिया सेम हाइट तक, कोई फ्लूइड भर लिया ये सेम हाइट तक, ये भर गया इसके अंदर फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भर चुका है। अब सपोज़ करिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ करिए ये है हमारे पास एक कोई बर्तन है या कुछ भी ऐसा है जिसके अंदर कुछ प्रेशर है। ठीक है, नॉर्मली वो कहते हैं ना टायर में हवा कैसे चेक करते हैं, तो ठीक है हम ये लेकर आए, तो इसके अंदर हमें प्रेशर की वैल्यू नापनी है। व्हाट इज़ द प्रेशर, हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लेवल है ना यहाँ पर पानी का, ये जो प्रेशर है यहाँ पर, ये ए और ये पॉइंट बी, तो यहाँ पी ए प्रेशर है, यहाँ पी बी प्रेशर है, और अगर ये दोनों सेम हाइट पर हैं तो हम क्या कहेंगे दैट पी ए इज़ इक्वल टू पी बी, दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। क्योंकि जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या कहता है भाई, रो जी एच, अब दोनों की हाइट सेम है तो दोनों के लिए प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, हमें जिस भी बर्तन में या जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें प्रेशर चेक करना है उसको हमने इसके साथ यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर अटैच करा, तो ये अटैच हो गया इसके साथ, ये अटैच कर दिया हमने यहाँ पर। तो जब हम ये अटैच करेंगे तो ये प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होगा, जो भी इसके अंदर प्रेशर होगा जिसको हमें मीज़र करना है, ये प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा, और जब ये यहाँ अप्लाई होगा तो हमारा ये वाला जो लेवल है ये डाउन जाएगा और ये वाला लेवल अप जाएगा। तो होगा क्या कि जब प्रेशर अप्लाई हुआ ना तो जो लिक्विड है वो कैसे होगा, ये वाला डाउन हो जाएगा और ये वाला लिक्विड का लेवल अप हो जाएगा। ठीक, तो ये जो गैप आया बीच में ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट पर तो प्रेशर हमने कहा भाई सेम है, पी ए और ये पी बी, ये तो सेम होगा क्योंकि सेम हाइट है यहाँ पर। तो इसके अंदर कितना प्रेशर, इसके अंदर ये प्रेशर आएगा जो एच हाइट ये बढ़ गया है। ठीक है, इसको हमने एच ऑब्जेक्ट बोला तो हाइट इसकी जो बढ़ गई, तो हम यहाँ पर इसको नाप लेंगे। ये बहुत इजी है, कैसे नापेंगे, रो जी एच। तो ये जो प्रेशर है यही हमारा क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रेशर है यही प्रेशर होगा जो इस हाइट का है टोटल। तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए पी ए और पी बी तो अभी भी सेम हाइट पर है, तो हम क्या बोलेंगे, एज वी नो प्रेशर इज सेम है एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स एट सेम हाइट, सेम हाइट, सेम लेवल सेम हाइट, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये तो सेम हो जाएगा। ठीक,
बट इस पर जो ये जो प्रेशर लग रहा है यही फालतू प्रेशर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर पी बी कितना है, पी ए जो है पी बी के बराबर होगा। तो पी बी पर कितना प्रेशर लग रहा है, देखिए पी बी पर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस वाले इस कॉलम का प्रेशर। तो प्रेशर पी पर जो लग रहा है वो होगा प्रेशर एट सी। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया हमने सी। प्रेशर एट सी प्लस प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट सी कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितना होगा, रो जी और एच। ठीक है, तो नेट प्रेशर जो लगेगा उस बर्तन में जो होगा वो होगा पी ए माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू एच रो जी। और इसी को हम बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, जो उस ऑब्जेक्ट का नेट प्रेशर है। तो पी ए माइनस पी स्मॉल है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करें तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच रो जी। इतना प्रेशर उस ऑब्जेक्ट के अंदर या जो भी हम नाप रहे हैं वो इतना प्रेशर होगा उस कॉलम की हाइट के बराबर। यही हम मैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पढ़ने के लिए हमें मिल गया है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, बायोंसी की। बायोंसी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। पता नहीं क्या हो रखा है। ऑलराइट, तो अगर आपको ये समझ में आए तो लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।